हे गाइस, आज का जो इंसिडेंट है वो हमारे धर्म के एक पहलू को प्रूव करता है। सो मैं जो बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। जब किसी की मृत्यु एक निश्चित समय पर हो जाती है, ठीक है, तब वो इस लोक को छोड़कर दूसरे लोक में जाता है, यानी इस दुनिया से वो मुक्त हो जाता है। या किसी के मन की जो भी इच्छा है वो पूरी हो गई हो, उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो भी वो इस लोक को छोड़ के दूसरे लोक में चला जाता है, यानी मुक्त हो जाता है। लेकिन जब किसी की अकाल मृत्यु होती है और तब वो मरता है, तो वो इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जा पाता है। या कोई भी इच्छा मन में रह गई हो और किसी भी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, तो भी वो इस दुनिया को चाह करके भी नहीं छोड़ सकता है। या ये उसकी कोशिश होती है, उसका प्रयास होता है कि जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो जाएगी मैं इस दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सो ये वही भटकती आत्माएं होती हैं जिससे किसी ना किसी का सामना हो ही जाता है। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो ज्योति की है, जो कि बिहार की रहने वाली है। ज्योति की फैमिली में उनके पापा हैं, मम्मी है और खुद ज्योति है। इस टाइम पे ज्योति की उम्र मात्र 6 या 7 साल की थी जब ये इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। ज्योति की मम्मी बहुत ज्यादा ही, मतलब कह लो कि मायके में उनका आना जाना बहुत ज्यादा था। कभी घर कभी मायके, मोस्टली मायके जाना। बच्चा भी छोटा था तो इस वजह से हो सकता है वो मायके जाना ज्यादा रहना पसंद करती हो। ज्योति की मम्मी जब मायके में होती हैं तब उनके पास एक फोन कॉल आता है और उसमें वो आदमी कहता है कि आप जहां कहीं भी हो आप जल्द से जल्द आ जाओ, आपके हस्बैंड की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत है। ज्योति की मम्मी ये सुन करके बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और वो पूछने की कोशिश ही करती है कि उन्हें क्या हुआ है, तबीयत खराब है या कुछ और प्रॉब्लम है या एक्सीडेंट ही हुआ है। पर उधर से वो कुछ भी नहीं कहता है और फोन काट देता है। ज्योति की मम्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और अफरा तफरी में वो जल्दबाजी में टिकट बुक करती हैं। इसके बाद वो अपनी बच्ची को रेडी करके जो भी थोड़ा बहुत अपना सामान है वो पैक करके और वो तुरंत निकलती हैं। निकलने के बाद घर से बाहर उन्हें गाड़ी भी जल्दी नहीं मिलती है। परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है। गाड़ी मिल जाती है, उसके बाद ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है और ऐसा करते करते उन्हें स्टेशन पहुंचने में काफी लेट हो जाता है। जब वो स्टेशन पहुंचती है तो वहां भी वो ऐसा माहौल देखती है कि बहुत भीड़ है, बहुत रश है, बहुत शोर शराबा हो रहा है। सब कुछ फेस करते हुए वो स्टेशन के अंदर जाती हैं और उन्हें अपने आंखों के सामने एक ट्रेन जाती हुई दिखाई देती है और तब उन्हें रियलाइज होता है कि ये उन्हीं की ट्रेन है। किसी तरह अपनी बेटी का हाथ पकड़ के कुछ सामान हाथों में लेकर के उस भीड़ में से निकलते हुए, उस भीड़ को मानो चीरते हुए, और वो अपने ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। और ट्रेन धीमी धीमी रफ्तार से अब तेज होने वाली थी, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो ट्रेन पकड़ लेगी। और जैसे ही वो ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती हैं उनका पैर फिसल जाता है। और पैर फिसलने के बाद वो ट्रेन के नीचे आ जाती हैं और उनकी बॉडी दो हिस्सों में बट जाती है। और ज्योति स्टेशन पर ही पीछे की तरफ गिर जाती है और ज्योति अपनी माँ को दो हिस्सों में बटा हुआ देख करके वो क्या महसूस कर रही होगी। वो तो इतनी छोटी बच्ची है, अभी तो उसकी जिंदगी शुरू ही हुई थी। मान उसने अभी क्या ही देखा है इस दुनिया में, और अपनी माँ को इस तरह देखना उसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बाद स्टेशन पर बहुत ज्यादा शोरगुल बढ़ जाता है, हू हल्ला बढ़ जाता है कि अरे यहाँ पर क्या हो गया। सब दौड़ते हुए आते हैं, देखते हैं और एक खामोशी सी छा जाती है। इसके बाद लोग उनका पर्स वगैरह ढूंढते हैं और पर्स में एक कागज मिलता है जिस जिस पर उनके हस्बैंड का नंबर लिखा होता है। लोग जल्द से जल्द उनके हस्बैंड को कॉल करते हैं और बुलाते हैं कि आप जल्द से जल्द इस स्टेशन पर आ जाओ, यहाँ ऐसा ऐसा हादसा हो चुका है। और ज्योति के पापा तुरंत वहां से आते हैं और अपनी बीवी को उस हालत में देख करके क्या ही बीती होगी उन पर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ज्योति के पापा ज्योति को लेकर के और उसकी मम्मी की डेड बॉडी को लेकर के घर पर आते हैं। सारे रिश्तेदार नातेदार जो भी होते हैं वो सब आते हैं और उसके बाद उनका जो भी क्रियाक्रम का जो भी विधि होता है वो सब कुछ करना होता है। ये चीजें हो रही होती हैं। उस टाइम पे ज्योति बहुत बहुत दुखी होती है, उसके पापा बहुत दुखी होते हैं, वो रो रहे होते हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे होते हैं कि कैसे, मतलब अभी कुछ दिन पहले तो हम हंसते खेलते बात करते एक दूसरे के साथ थे और अब
क्या हो गया? इतने में अचानक से ये सोच ही रहे थे कि उनके कान के पास ना एक हवा सी आती है, जबकि हवा कहीं नहीं चल रही होती है। एक हवा सी आती है और उनके कानों में आवाज आती है ऐसी कि मैं गिरी नहीं थी, मुझे ढकेला गया था। तुम ये सब जो भी क्रियाक्रम कर रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं है। मेरी इच्छा अभी अधूरी है और जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होगी, मैं इस दुनिया से नहीं जा पाऊंगी, मैं मुक्त नहीं हो पाऊंगी। ये कह करके वो आवाज मानो जैसे यहाँ से हट गई। सुनने के बाद ज्योति के पापा यहाँ वहां देखने लगते हैं कि आखिर ये किसने कहा। लेकिन वहां आसपास उनके कोई भी नहीं होता है। वो घबरा जाते हैं और फिर वो पंडित जी को जाकर के सारी बातें बताते हैं। इस पर पंडित जी कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये आपके मन का वहम है। इतना बड़ा हादसा आपके घर में हुआ है, इतना दुखों का पहाड़ आपके ऊपर जो टूट पड़ा है, उसे आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी ऐसी आवाजों का भ्रम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप ज्यादा सोचिए मत, दुखी मत होइए, और जो विधि है वो तो हमें करना ही होगा। धीरे धीरे करके सारे नाते रिश्तेदार अपने अपने घर को चले जाते हैं। बच जाते हैं ज्योति और उसके पापा घर में अकेले। ऐसे ही करते हुए कुछ दिन बीतते जाते हैं, लेकिन ज्योति के पापा को हमेशा ये फील होता है कि वो दोनों अकेले नहीं है। जब वो किचन में होते हैं तो उन्हें लगता है कि हॉल में कोई है, जब वो हॉल में होते हैं तो उन्हें लगता है कि छत पर कोई है, जब वो छत पर होते हैं तो उन्हें लगता है कि नीचे कमरे में कोई है। मतलब हमेशा उन्हें ये महसूस होता है कि कोई ना कोई घर में उनके आसपास जरूर है। हाँ, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं होता, कुछ बुरा इंसिडेंट नहीं होता जिससे वो ये बिल्कुल पक्के से विश्वास कर ले या मान ले कि हाँ, कोई एंटिटी है उनके घर में। लेकिन हाँ, वो वहम मान के ही चलते हैं, लेकिन ये वहम एक हकीकत ही होता है उनके लिए, क्योंकि उनको हमेशा ये फील होता है कि घर में उनके अलावा कोई है। ऐसे ही करते करते वक्त बीतता गया और 7 साल बीत जाते हैं, और 7 साल के बाद आता है ज्योति का जन्मदिन। और उसके पापा उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। इसके लिए वो सभी रिश्तेदारों को भी इनवाइट करते हैं। सभी लोग आते हैं, बड़े बच्चे सब लोग आते हैं ज्योति के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो जो बड़े लोग होते हैं वो पापा के कमरे में उनसे बात कर रहे होते हैं, और जो बच्चे लोग होते हैं वो ज्योति के कमरे में उससे बातचीत कर रहे होते हैं। इस तरीके से ज्योति का बर्थडे सेलिब्रेट होता है। और कुछ लोगों को रात में ही रुकना भी होता है, क्योंकि सभी दो लोग दूर से आए होते हैं। तो उनमें एक छोटा बच्चा होता है जिसे टॉयलेट लग जाती है। तो वो टॉयलेट करने के लिए जाता है। तो जो बाथरूम होता है जस्ट उसके पीछे, उसने दरवाजा नहीं बंद किया होता है, तो जस्ट उसके पीछे, अच्छा ये कहानी ना 2001 की है लगभग। तो उस टाइम पर घरों में क्या होता था कि आप समझ लो छोटी सी ना खिड़की टाइप से ऊपर जाली सी बनी होती थी, उसमें छेद होते थे ताकि रोशनी आ जा सके, हवा आर पार हो सके, वेंटिलेशन के हिसाब से उस समय ऐसा बना होता था। तो ऐसा ही कुछ था, वो बच्चा टॉयलेट कर रहा था और टॉयलेट करते हुए पीछे मुड़ करके ऐसे ही देखता है। जब वो देखता है ऊपर की साइड में पीछे करके ऐसे, तो वो देखता है कि उसमें से चांद की रोशनी आ रही थी, और उसी रोशनी में उसे दिखता है कि जाली के पीछे एक औरत है जो 4 पैरों पर ऐसे करके बैठी हुई है, और उसके बाल पूरे लटके हुए हैं और वो उसे देख रही है। वो बच्चा इतनी जोर से चिल्लाता है डर के मारे, और दौड़ता हुआ भागता हुआ वहां से जाता है, अपनी माँ को गले लगा लेता है। उसकी माँ उसे समझाती है, सहलाती है, चुप कराती है कि बेटा क्या हुआ सब पूछते हैं। तब वो डरते डरते बताता है कि मैंने एक औरत को देखा है वहां पर रोशनदान पर। वो अपने 4 पैरों पर बैठी हुई थी और उसके बाल नीचे लटक रहे थे, और वो मुझे घूर रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। यहाँ पर ज्योति के पापा को तब समझ में आता है कि यानी जो मेरा वहम था वो सिर्फ वहम नहीं था, असल में वो हकीकत था। मेरे अलावा भी किसी को चीजें महसूस हो रही हैं या दिख रही हैं। जब वो बच्चा सारा इंसिडेंट बता रहा होता है, तभी अचानक से खिड़की से कोई आवाज आती है, तो सबका ध्यान खिड़की की तरफ चला जाता है। और उनकी पड़ोस से ही एक और आदमी आए होते हैं अपने कुत्ते को लेकर के बर्थडे में। तो वो कुत्ता कंटिन्यूअसली उस खिड़की की तरफ देखकर भौंकता रहता है, भौंकता रहता है। एंड में जो मालिक होते हैं उनको अपने कुत्ते को लेकर के वहां से जाना ही पड़ता है। घर जाने के बाद ही वो कुत्ता चुप होता है। और ये सारी चीजें ना ज्योति के पापा को बहुत वियर्ड लग रही थी। मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब तक मैं इसे वहम समझ रहा था, लेकिन मेरे अलावा भी वो किसी को दिख रही है। तो इसका मतलब ये मेरा वहम तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो हमारे इस घर में है जरूर। ऐसे ही करते हुए कुछ समय बीत जाते हैं। ज्योति के पापा को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाती है और वो डेथ कर जाते हैं।
और अब ज्योति बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। ज्योति के नाना नानी होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम ज्योति को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। तो ज्योति की जो नानी होती हैं वो ज्योति से बहुत बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं उसे। नानी जी का ये कहना होता है कि मैं बच्ची को अकेले नहीं छोड़ सकती, तो चलिए हम वहां पर चलते हैं और ज्योति के साथ ही रहेंगे। लेकिन जो नाना जी होते हैं वो थोड़े दूसरे टाइप के सोच के होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे जो नाती पोते हैं, मतलब कि मेरे बेटे के जो बच्चे हैं, मैं उन्हें ज्यादा प्यार दुलार करता हूँ, ना कि अपनी बेटी के बच्चे को। तो ऐसा उनका बिहेवियर होता है थोड़ा। लेकिन फिर भी नानी के जिद करने के बाद नाना मान जाते हैं और ज्योति के साथ रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं ज्योति के नाना नानी, और ज्योति का ख्याल रखने लगते हैं। नानी जी तो बहुत प्यार करती हैं ज्योति को, बहुत दुलार करती हैं, लेकिन जो नाना जी होते हैं उन्हें पसंद नहीं आता वहां पर रहना। वो हमेशा नानी जी को बोलते रहते हैं कि चलो वापस घर चलो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लगता, इसके लिए हम यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। इससे अच्छा तो हम अपने घर पर रहते, वहां मेरे बच्चों के बच्चे हैं, हम उनकी केयर करते। लेकिन नानी जी की जिद की वजह से नाना जी को वहां पर रुकना पड़ता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ज्योति के मम्मी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी की वजह से ही इस दुनिया में रुकी हुई होती है। और नाना जी का ये बिहेवियर देख करके तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। धीरे धीरे नाना जी के साथ क्या होता है ना कि उन्हें अचानक से कभी कोई साया सा दिखता है जाते हुए बहुत तेजी से, कभी पीछे से। कभी उन्हें महसूस होता है कि वो इस रूम में है तो सामने वाले रूम में कोई और भी है। ये सब देखने के बाद वो काफी घबरा जाते हैं कि इस घर में कुछ है क्या। मतलब ऐसा सोच सोच के उनकी हालत खराब होती है। तब वो नानी को कहते भी हैं कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, हम वहीं पर रहेंगे, इसको भी वहीं पर लेकर के चलेंगे। और जस्ट कुछ टाइम के बाद ही नाना जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाता है। और जब एडमिट करते हैं तो डॉक्टर कहते हैं ऐसे तो हम दवा दे नहीं सकते हैं, पहले सारी जांच होगी, उसके बाद ही उनका जांच वाच वगैरह होता है। रिपोर्ट्स आती है और रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन फिर भी दादाजी इतने वीक होने लगे थे, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी रीजन के, ना कोई फीवर तक नहीं, फिर भी वो इतने ज्यादा वीक होते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करके रखना पड़ता है और थोड़ी बहुत दवाइयां चलानी पड़ती हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं। तब जाकर के घर वालों को, रिश्तेदारों को ये लगता है कि हो ना हो, जब अगर ये बीमारी नहीं है तो कुछ ऊपरी शक्ति है जो इन्हें परेशान कर रही है। तो इसके लिए वो लोग पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी को बताते हैं सब कुछ। तब पंडित जी आते हैं और देखते हैं घर को। तब वो पूरा समझ करके बताते हैं कि इस घर में ही कुछ प्रॉब्लम है। मतलब इस घर में किसी की स्पिरिट है जो कि अपने बच्चे की वजह से, उसके लगाव की वजह से इस घर को छोड़ना नहीं चाहती है। तब नानी जी समझ जाती हैं कि यानी ये उनकी बेटी की ही आत्मा है। जो भी एक हादसा हुआ रहता है, जो भी हादसा रहता है, वो नानी जी बताती है पंडित जी को। तब पंडित जी कहते हैं कि ये एक ऐसा सदमा टाइप से है कि किसी के लिए भी मतलब इसे भूल पाना नामुमकिन सा है। तो वो तो अपनी बच्ची से अचानक से अलग हो गई ना, वो अपनी बच्ची को बिल्कुल भी मायूस या हताश या अकेला देखना नहीं चाहती। और अगर कोई भी उसके बच्चे को जरा सा भी मारा, पीटा, डांटा, परेशान किया या उसके बारे में कुछ गलत भी सोचा, तो ये उसे छोड़ेगी नहीं। और छोड़ना तो दूर की बात है, ये उसे जान से भी मार देगी। तब नानी को समझ में आता है कि हाँ, नाना जी यहाँ से जाने की बात कर रहे थे, गुस्सा भी हो रहे थे, उनका मन भी नहीं था। हो ना हो इसी वजह से नाराज होकर के शायद उनकी बेटी ने ही ये सब किया हो। इसके बाद वो पंडित जी से कहते हैं तो आप कोई उपाय बताइए जिससे कि ये सब कुछ सही हो सके और ज्योति हमारे साथ अच्छे से एक नॉर्मल लाइफ जी सके। तब पंडित जी कहते हैं कि आप लोगों को ये घर छोड़ना होगा और किसी नए घर में जाकर के शिफ्ट होना होगा। नानी जी कहती हैं कि तो फिर इसका उपाय क्या है, ऐसे तो लाइफ टाइम रहा नहीं जा सकता है इस डर के संग। तब पंडित जी कहते हैं कि इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उसका अपनी बेटी से लगाव इतना ज्यादा है कि वो अपनी बेटी को छोड़ करके कहीं भी नहीं जाएगी। समझ लो ये उसकी आखिरी इच्छा टाइप से है। तो अगर जाना ही है तो ज्योति को इस घर से दूर जाना होगा। तो इसका सिर्फ यही एक उपाय निकलता है कि आप लोग इस घर पर ताला लगा दो और किसी एक नए घर में आप लोग ज्योति को लेकर के शिफ्ट हो जाओ। इसके बाद ज्योति के नाना नानी अपने इन्वेस्टमेंट के जो भी पैसे होते हैं उससे एक नया घर लेते हैं ज्योति के नाम से। और जो पुराना घर होता है उस पर ताला लगा देते हैं और वो लोग नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं।
वहां पर उनके साथ ऐसा कोई ऐसा वैसा हादसा नहीं होता जिससे कि उनको खतरा हो, ना ही कुछ फील फील होता है। और नाना जी भी धीरे धीरे रिकवरी करने लगते हैं बिना किसी दवाई के, वो खुद ब खुद ठीक होने लगते हैं। लेकिन ज्योति को अभी भी फील होता है वहां पर कि जैसे उसके आसपास उसकी माँ है। मतलब एक एनर्जी सी उसे फील होती है कि हाँ उसके पास कुछ है, आसपास कुछ है जो उसे हमेशा सेफ रखेगा या कुछ होने नहीं देगा। जबकि ज्योति की मम्मी की जो आत्मा थी वो उस घर में बंद चुकी थी, लेकिन तब तक के लिए, जब तक कि ज्योति इस दुनिया में है, उनकी अधूरी आखिरी इच्छा यही थी कि जब तक ज्योति इस दुनिया में है वो भी इस दुनिया में ही रहेंगी। तो लेकिन फिर भी ज्योति को हमेशा ये फील होता है कि उसके आसपास कोई तो एनर्जी है जो उसे ये फील करवाती है कि हाँ मैं तुम्हारे आसपास हूँ। तो ये थी ज्योति की कहानी। हालांकि बहुत सारे लोग बिलीव नहीं करते हैं, ऐसा ही मेरे पास एक कमेंट्स भी आया था कि मतलब मेरी जो वीडियो है वो फेक है। तो आपके लिए फेक होगी, लेकिन जिसके साथ ये होता है ना इंसिडेंट, घटना घटता है, उसके लिए घटना है, इंसिडेंट है। जो सुनता है उसके लिए कुछ मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। जो मान लेते हैं उनके लिए हाँ उन्हें भी लगता है कि हाँ यार हुआ होगा, लेकिन जो नहीं मानते हैं, आप जैसे लोग कह देते हो कि ये फेक है। चलिए आप जैसे लोगों के लिए फेक ही सही, कुछ लोगों को तो ये भी लगता है कि मल्टी डिसऑर्डर कोई प्रॉब्लम रहा होगा, कोई मेंटली प्रॉब्लम रहा होगा। तो क्या पूरे परिवार को मेंटली डिसऑर्डर हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना। किसी एक को होगा, दो को होगा, तीन को होगा, हर किसी को तो नहीं हो जाएगा ना। तो होती है यार, ऐसी घटनाएं होती हैं। जिसके साथ हुआ है वो ही इसे महसूस कर सकता है। और अगर मैं भी ये स्टोरी सुना रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी कुछ फील किया है, कुछ महसूस किया है कभी, तभी मैं कैमरे के सामने आकर कितना कुछ बोल पा रही हूँ। बट अगर मैंने कभी कुछ फील ही नहीं किया तो मैं पागल थोड़ी ना हूँ जो कैमरे के सामने आकर के झूठी झूठी कहानी उठा करके आप लोगों को सुनाती रहूंगी कुछ व्यूज के लिए। तो मानना या ना मानना ये सब आप लोगों के ऊपर है। तो कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि मैं थोड़ी और मोटिवेट हो सकूं और अच्छे हॉरर किस्से आपके सामने ला सकूं जो कि सच्ची हो, फेक ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।